शुभ संध्या सभी को। काफी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समास। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सिर्फ 7th 8th 9th 10th की बात नहीं है। ये जो प्रतियोगिता वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके संबंध में एक दो जो प्रश्न है जरूर आता है, पक्का आता है। समझेंगे क्या है समास। आप लोगों ने कहीं थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में जुटाई भी होगी, लेकिन हम इसको आसान से आसान भाषा में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी बीच में, कि भाई हिंदी भाषा में, हिंदी जो भाषा है उसमें जो शब्द रचना होती है, शब्द रचना मतलब इसका क्या मतलब है कि भाई शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, उस जो शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें किस किस की मुख्य भूमिका होती है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि किन किन के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। तो मैंने एक वीडियो में भी बताया था, कुछ विशेष टॉपिक हैं हिंदी में जिनका प्रयोग हम शब्दों का निर्माण करने में करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, हम इसको ऐसे लेंगे, उपसर्ग। उपसर्गों के जोड़ने से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्द बनते हैं, शब्द रचना होती है। दूसरा जो विषय है प्रत्यय। तीसरा जो है संधि, संधि। और चौथा जो है वो है समास। ये चार जो टॉपिक हैं, इनके प्रयोग से हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं। तो हम आज जो समझेंगे हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण जो विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, समास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। समास क्या है, कितने भेद होते हैं, किसे कहते हैं समास, समास के कितने भेद हैं, उन सभी को एक एक करके हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। समास के बारे में जो है अब हम चर्चा करते हैं। समास, देखो समास जो है, शब्द जो है समास, यदि कोई आपसे एक ही शब्द में पूछना चाहिए भाई समास क्या है, समास, ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, एक ही वर्ड में कोई आपसे पूछे समास का शाब्दिक अर्थ बताना है, वो है संक्षिप्त। संक्षिप्त, इसको हम इंग्लिश में एक स्पेशल जो वर्ड है, मेरे ख्याल से एब्रीवेशन भी यूज करते हैं कई जगह पर। वो एब्रीवेशन, जब बड़ा शब्द होता है तो उसको छोटे रूप में, जैसे डॉक्टर का DR लिख देते हैं, तो इस तरीके से होता है एब्रीवेशन। लेकिन यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है। संक्षिप्त मतलब छोटा, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप कह देंगे। छोटे का एक और पर्यायवाची होता है लघु रूप। तो ये तीनों शब्दों का प्रयोग हम समास के संबंध में कर सकते हैं। संक्षिप्त है ना, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप या छोटा रूप या लघु। लघु का मतलब एक्चुअली में छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये शाब्दिक अर्थ है इसके। संक्षिप्त, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, छोटा या लघु। अब डेफिनेशन की यदि बात करें, पढ़ भी रखी होगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं, किसी न किसी किताब में। सब इसमें समास में जो मुख्य रूप से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। समास में क्या जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों को
शब्दों को जोड़कर बने नवीन या नए शब्द को समास कहते हैं। क्या कहेंगे? समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्द हैं, एक इसी के जो अपोजिट होता है वो है संधि। संधि में शब्दों को नहीं जोड़ा जाता बल्कि वर्णों को जोड़ा जाता है, लेटर्स को जोड़ा जाता है, तब नए शब्द बनते हैं। यहां बात कर रहे हैं हम शब्दों की, वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन जो सबसे मुख्य जो डेफिनेशन है, समास कहेंगे किसको? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दोनों डेफिनेशन हो गई। यहां पर संक्षिप्त का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तो उनके लिए कोई छोटा सा शब्द बना दिया जाता है नया, तो उसी जो शब्द बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसको कहेंगे समास। क्योंकि जो शब्द जो नया बनेगा वो तो समस्त पद हो जाएगा। देखो, जैसे क्या है कि मान के चलो हमने ये, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखो, मैंने कहा राजा का महल आ गया। ये एक वाक्य है, इसमें शब्द दिया गया है राजा का महल। राजा का महल। अब देखो, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? नया शब्द कैसे बन सकता है? इसका नया शब्द बन सकता है राजमहल। राजमहल आ गया, ये भी ठीक है। अब देखो, राजा का महल, तो हमने जो नया शब्द बनाया ये का हट गया। क्या? का जो एक्चुअली विभक्ति होती है, कारक की विभक्ति होती है। ठीक है, राजा का महल, महल का संबंध किससे है? राजा से है। ठीक है, तो ये का विभक्ति, जो विभक्तियों को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो विभक्ति हटी, जो प्रोसेस हमने फॉलो की, उसको तो कहेंगे समास। लेकिन जो नया जो शब्द बन के निकला ना, नया शब्द जो निकला बन के, ये जो नया शब्द निकला बनकर राजमहल, इसको हम कहेंगे समास के बाद में इसको कहेंगे समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है, समस्त का मतलब होता है सारा। जैसे हम कह देते हैं टोटल, है ना। टोटल जो वर्ड बना है ना, टोटल जो वर्ड बना वो क्या बना? राजमहल। क्या बना? राजमहल। जो राजमहल जो शब्द है उसको हम समस्त पद कहेंगे। लेकिन एक और शब्द होता है, वो क्या है? समास विग्रह। समास विग्रह। अब ये क्या है जी? समास विग्रह क्या कहता है कि जब हम समस्त पद को अलग अलग करके लिखते हैं, उसको ही क्या कहेंगे हम? समास विग्रह। विग्रह का जो मतलब होता है, ठीक है, विग्रह का मतलब होता है टुकड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग होना भी, अलग अलग भी बोल सकते हैं। ठीक है, या वियोग भी बोल सकते हैं। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम समस्त पद के दो भिन्न भिन्न टुकड़े कर देंगे, ठीक है, जब हम भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग टुकड़े कर देंगे, तो जो अलग अलग टुकड़े बन जाएंगे उसको कहेंगे समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग हो गया जो समास पूरा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये तो हो गया राजमहल, तो हो गया समस्त पद। लेकिन मैंने लिखा राजा का दरबार। ठीक है, ये जो नया शब्द बना,
ये जो नया शब्द मैंने लिखा है राजा का दरबार, ये क्या बन गया हमारा समास विग्रह। क्या बन गया, ये समास का विग्रह बन गया, हमने अलग करके लिख दिया, ये बन गया हमारा समास विग्रह। और समस्त पद बनाना हो तो क्या हो जाएगा, विभक्ति का लोप। लोप मतलब गायब कर देंगे हम, लोप का मतलब होता है गायब। राजा का दरबार अर्थात नया शब्द क्या बन गया, राज दरबार। राज दरबार, देखो राज दरबार तो हो गया समस्त पद, ठीक है, और क्या है, राजा का दरबार क्या हो गया, समास विग्रह। क्या हो गया, समास विग्रह। ठीक है, ये थे समझाने के लिए था। अब हम इसके भेद की चर्चा करेंगे। एक बात और समझानी है कि जैसे राजा का दरबार और राजा का महल, इन दोनों में जो राजा जो है, इसको हम पहला पद बोलेंगे। पहला पद, पहले पद को पूर्व पद भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, पूर्व पद। और जो महल है ये पूर्व पद, महल जो है ये लास्ट वाला है, इसको हम दूसरा पद भी कह सकते हैं या फिर अंतिम पद भी कह सकते हैं। अंतिम पद, इसको हम कहेंगे उत्तर पद। ये सब ध्यान रखने के बाद में हमारे लिए सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। समस्त पद जो शब्द है उनको जोड़कर बनाकर लिखना, एक शब्द बनाकर लिखना, उसको समस्त पद कहेंगे। और समस्त पद के ही छोटे छोटे पदों में विभाजन करना, उसको हम समास विग्रह कहेंगे। अब चलिए, अब जो समास विग्रह जो होता है, उसका जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद, और जो उत्तर पद होता है, दूसरा या अंतिम पद होता है, उसको उत्तर पद कहते हैं। अब देखो समास के भेद। समास के जो भेद हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं समास के भेद। समास के भेद किसके आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर। पद कौन से, पूर्व पद, उत्तर पद, उनके आधार पर पूछा, बताया गया है। पूर्व पद होते हैं, उत्तर पद होता है, उनके आधार पर यदि समास के भेद पूछे तो चार होते हैं। मुख्य रूप से जो समास के भेद होते हैं चार होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा बहुव्रीहि समास। ये चार होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर चार होते हैं। कई बारी क्वेश्चन जो है, कई बारी जो क्वेश्चन है ऐसे आ जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, इतना ही पूछता है, और वहां पर आ जाएगा 6 भी आएगा, 4 भी आएगा। ऐसा केस मिलता है ना, तो वहां पर हम जो है 6 करेंगे, क्योंकि वहां ये नहीं पूछा गया कि पदों की प्रधानता के आधार पर। अब बात है कि सर आपने तो 4 लिखवाए हैं, 6 कौन से होते हैं। देखो 6 कौन से होंगे, 2 और भाग इसके बना दिए गए हैं, वो इन्हीं का ही पार्ट है, तत्पुरुष समास का ही। एक तो होता है क्रमधारय समास, और एक होता है द्विगु समास। द्विगु समास, ये एक्चुअली में ये भेद के भी भेद हैं। अब जो भेद के भी भेद होते हैं उनको बोलते हैं उपभेद। उनको क्या कहेंगे, उपभेद। ठीक है, ये भेद है, ये जो है 4, ये मुख्य भेद है, मुख्य भेद है, और ये क्या है, उपभेद है। ठीक है,
तो आज हम सिर्फ इतने वीडियो में एक समझेंगे, बारी बारी करके फिर वीडियो आएगी और उसके अनुसार हम समझते चले जाएंगे एक एक करके, क्योंकि ये जो टॉपिक है एक ही दिन में पूरा होने वाला नहीं है। हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि एक एक दो दो करके समझेंगे। इस जो टॉपिक की एक दो वीडियो आएगी, क्योंकि हमने अच्छे से क्लियर करना है, चलते चलते काम नहीं करना है एक ही वीडियो में कि भाई सारा एक कर लिया एक ही वीडियो में और वो फिर समझ में नहीं आया। नहीं, वो नहीं करना, हमने समझना है, क्योंकि लिखे तो पढ़े हैं किताबों में, बात है समझ की। एक एक चीज को क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलो पहला जो पार्ट है वो करते हैं हम शुरू। क्या है पार्ट? बहु अविभाव समास। इसी का जो पार्ट है, पहला पार्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमने बताया भी है कि भाई पहला यही भेद होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर अविभाव समास। अविभाव समास की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता। अभी प्रधान का मतलब ये वो नहीं गांव वाला प्रधान, सरपंच, मुखिया नहीं, इसका मतलब है मुख्य। क्या है? इसमें मुख्य होता है क्या? पूर्व पद, या फिर मेन भी कह देते हैं। ठीक है, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। मतलब मेन जो काम है, मुख्य जो काम है वो पूर्व पद का होता है। उत्तर पद तो जो होता है वो पूर्व पद की सहायता करता है नया शब्द बनाने के लिए। ठीक है, तब जाकर अविभाव समास का के द्वारा नया शब्द बनेगा। और एक और शर्त है, इसकी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो क्या है? पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय मतलब अविकारी, जिसमें विकार ना आए, या फिर उपसर्ग होगा। ये है इसकी मुख्य पहचान। पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, जो शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, यहां भी उन्हीं की बात करेंगे। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण में लिखता हूं कुछ उपसर्ग के, जैसे नी से बनाएंगे, बे से बनाएंगे, या फिर यथा। ठीक है, और भी हम लेंगे इसमें, जैसे यहां से करते हैं शुरू, नी डर, निश्चल, निष्पाप। उदाहरण है सारे के सारे। बे से लेंगे, बेकार, बेगार, बेबस। ठीक है, एक और नी वाला अब ले लेते हैं, नी, ये यथा का ले लेते हैं पहले। यथा शीघ्र, यथा संभव, यथोचित। ठीक है, नी से नी रोग, यहां हो गया निस्सहाय। और इसके अलावा भी लिख देता हूं मैं, आ से बनाएंगे आजन, आमरण, आकंठ, आजन, आमरण, आकंठ।
ये हो गया। अभी पहले इनको देख लेते हैं। देखो, नी बे यथा नी और आ भी क्या है, सब ये उपसर्ग है। पहली बात तो क्या है, उपसर्ग है। ये सब क्या है, उपसर्ग है, जिन जिन पर मैंने गोला लगाया है। निडर, ये अविभाव समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन क्या है, मुख्य क्या है, ये है पूर्व पद। मतलब इसका जो होगा, यदि हम समास विग्रह करें, समास विग्रह करें तो क्या होगा, समास विग्रह, डर के बिना। ठीक है, डर के बिना। जो नीडर होता है वो क्या होता है, बिना डर का होता है ना, उसको डर नहीं लगता। तो यहां पर जो मुख्य जो भूमिका है वो इस शब्द की है, नी की है। नी से ही हम क्या बना रहे हैं, नया शब्द बना रहे हैं। और समास में क्या बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। डर के हमने यदि डर से नी शब्द लगाया और नी शब्दांश लगाया तो क्या बन गया, नया शब्द बन गया। डर का उल्टा क्या हो गया, निडर। ठीक है, डर निडर। निश्चल मतलब छल रहित, छल रहित, छल रहित। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, छल के बिना, छल के बिना। निष्पाप, ये समास विग्रह भी कर रहा हूं मैं साथ के साथ में, क्योंकि समास का विग्रह करके समझना बहुत जरूरी है। निष्पाप क्या है, निष्पाप मतलब पाप रहित। क्या लिखेंगे हम इसको, पाप रहित, पाप रहित मतलब जिसने पाप नहीं किया है। ठीक है, निष्पाप है वो। यहां भी क्या आ गया, नी प्रत्यय आ गया। ठीक है, और निस्सहाय। ठीक है, निस्सहाय तो क्या हो जाएगा, बिना सहायता की, सहायता रहित। अब बेकार, बे क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, बे क्या है, उपसर्ग। इसमें बे में लगने के बाद कार का मतलब होता है काम, और बे लगा दिया इसमें कार में तो वो हो गया बिना काम का। ठीक है, बिना काम का, काम रहित। हम क्या बोल देंगे इसको, काम रहित या काम के बिना या फिर काम रहित। ठीक है, बेगार, गार के बिना। बेगार मतलब होता है जो बिना दिहाड़ी मजदूरी के काम करे, उसको बोलते हैं बेगार। जो जिसमें पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में काम करे, है ना, बेगारी बोलेंगे। मतलब वो नहीं, एक तो दो तरीके का फ्री का काम हो गया जिसमें स्वार्थ नहीं होता, या फिर एक मजबूरी में काम करना पड़ रहा है क्योंकि काम ही नहीं है। ठीक है, बेगारी उसको बोले, आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, आप फ्री में भी काम करने के मतलब बहुत कम कीमत पे, या फिर कीमत ही नहीं ले रहे आप। बेबस मतलब बस रहित, बस रहित मतलब बस का मतलब होता है काबू रहित, बस रहित जो काबू में ही नहीं रहे, है ना। बस का मतलब होता है बस में करना, है ना। और एक है बेबस, वो काबू ही नहीं है, बस में ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बस रहित, बेबस, बेकार। ठीक है, यथा, जिस भी शब्द में यथा पाए, आपको जिस भी शब्द में यथा पाए वो भी क्या हो जाएगा, अविभाव समास, क्योंकि यथा भी जो है अव्यय है, वो उपसर्ग है। यथा शीघ्र, ठीक है, मतलब जितना शीघ्र हो सके, यथा संभव जितना जल्दी हो सके, मतलब जितना संभव हो सके। हम बोलते ना यथा संभव प्रयास करो, इसका मतलब जितना भी संभव हो सकता है उतना प्रयास करो। यथो उचित मतलब जहां तक उचित हो। ठीक है, इसका भी शब्द बन जाएगा यथोचित, मतलब जहां तक उचित हो, मतलब सही हो वहां तक कोशिश करो। निरोग, है ना, मतलब हो गया रोग रहित। इसका क्या हो जाएगा, रोग रहित, निरोग। ये हो गया, नी भी क्या है, उपसर्ग है। शब्द है निरोग, मतलब
जिसको रोग नहीं है वो बोला जाएगा निरोग, रोग रहित। आजन्म मतलब जन्म भर, ठीक है, आजन्म जन्म भर। आमरण मतलब मृत्यु तक, मृत्यु तक। आकंठ कंठ तक, मतलब कंठ का मतलब क्या होता है, गला, ठीक है। आकंठ का मतलब हो गया गले तक, है ना। कई बार हम बोलते हैं बस मम्मी, कि बस मम्मी जो है मैं तो गले तक फुल हो गया हूं। उसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि वो आकंठ हो गया है, गले तक भर गया है, ठीक है। ये थे कुछ शब्द, एक आधा और मैं लिख देता हूं। भर पेट, भर पेट और भर सक। कुछ और शब्द है ये। भर पेट मतलब हम बोलते भर पेट खाना हो गया, मतलब पेट भरकर, ठीक है, पेट भरकर, पूरा भर गया, भर पेट। हम बोलते ना आज मैंने भर पेट खाना खाया, इसका मतलब क्या, वो क्या कहना चाह रहा है, पेट भरकर खाना खाया है, फुल एकदम से। भरसक इसका मतलब होता है सक भर, है ना। सक भर मतलब पूरा जोर लगा। भरसक प्रयास मतलब हम बोलते हैं कि मैंने भरसक प्रयास किया लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। भरसक जो शब्द आ गया इसका मतलब होता है भरपूर, मतलब पूरी कोशिश की, है ना। एक शब्द और आ गया ऐसे याद, भरपूर मतलब पूरा भर, है ना, पूरा भरकर। भरपूर मतलब पूरी कोशिश की है, जी जान लगा दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं भरपूर, पूरा भरकर। भरसक शक भर, कोई कसर नहीं छोड़ी। भरपेट पेट भरकर, ठीक है। ये कुछ शब्द थे, ऐसे ही आप नए नए शब्दों की पहचान कर सकते हैं। पेपर में यदि आता है तो आप उसको यदि पूछा जाएगी इसमें कौन सा समास है तो आप आसानी से अब बता सकते हैं कि इसमें अविभाव समास, यदि निडर, निश्चल, निष्पाप, निस्सहाय आता है, ठीक है। और एक दो और आता है, ऐसे ही मैं बता देता हूं। बे से ही, बे से याद आ गया, एक आधा और लिख लीजिए। बेधड़क, बेधड़क, ठीक है, मतलब बिना धड़क के। बिना धड़क के। और है हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात, दिनों दिन। ये कुछ शब्द हैं। एक और है बखूबी, बखूबी, है ना। चलो इनको भी समझते हैं। एक ही करेंगे हम आज अविभाव समास, क्योंकि जितने ज्यादा उदाहरण की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी समझेंगे। बखूबी मतलब खूबी के साथ, खूबी सही, बखूबी, खूबी सही, है ना। होती है ना खूबियां, मतलब अच्छी बातें, सब में कोई ना कोई खूबी होती है ना। ईमानदार होता है, ठीक है, सच बोलने वाला होता है, ठीक। तो ये सब जो है अपनी अपनी खूबियां, अच्छाइयां बोलते हैं जिसको, है ना। भाई सुंदर लिखता है, तेज भागता है, वो उसकी खूबी है, ठीक है। तो बखूबी मतलब खूबी सही, खूबी के साथ भी बोल सकते हैं इसको। बेधड़क, बिना धड़क के, मतलब वह बेधड़क नकली सामान बेच रहा था। मतलब बेधड़क का मतलब बिना धड़क के। धड़क मतलब डर नहीं है उसको, प्रशासन का, पुलिस का, किसी का डर नहीं है।
बेधड़क बेच रहा था, ठीक है ना, धड़क के बिना, मतलब उसमें कोई डर नहीं है। हाथों हाथ, है ना, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ। ऐसे कई कई लोग बोलते हैं मेरा काम तो हाथों हाथ हो जाता है, और वह शब्द आ गया हाथों हाथ को अंडरलाइन कर दिया कि इसमें आप समास बताओ कौन सा है। तो आज आपने सीख लिया कौन सा समास हो गया, अविभाव समास। अब कोई पूछेगा कि भाई बताओ इसमें कौन सा समास है, तो हम 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे और हम तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा समास है, अविभाव समास। मेरा काम तो हाथों हाथ हो जाता है ना, मतलब हाथ ही हाथ काम हो जाता है, दिया और काम हो गया, बातों बात, है ना। ऐसे बोलते हैं कि बातों बात में शहर आ गया, है ना, बातों बात में शहर आ गया, मतलब बात ही बातों में, बात ही बातों में, ठीक है। ये हो गया रातों रात। ऐसे आता ना कि वह तो रातों रात अमीर बन गया, है ना, तो मतलब रात ही रात, ये हो गया रात ही रात। दिनों दिन मतलब दिन ही दिन, दिन ही दिन। वह दिनों दिन खूब तरक्की कर रहा है, मतलब क्या हो गया, समास विग्रह दिन ही दिन, और समस्त पद क्या हो जाएगा, दिनों दिन, है ना। ये सारे समस्त पद हैं, ये सारे क्या है, समस्त पद, और ये इधर वाले क्या है, इधर वाले क्या है, सारे बोलेंगे समास विग्रह। साथ की साथ में रिपीट करते रहा करो, उससे क्या है कि पक्का हो जाता है, समझा हुआ, मोहर लग जाती है। ये थे कुछ शब्द अविभाव समास के, और भी ढेर सारे उदाहरण होते हैं। अगली किसी वीडियो में हम उनके बारे में जिक्र करेंगे। आज हमने कम से कम 20-22 उदाहरण की बात की है, तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई अविभाव समास की पहचान हमने कैसे करती है। मुख्य बात होती है उपसर्ग होगा या फिर अव्यय का प्रयोग होगा। अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जैसे ही आ गया, ही क्या है, अव्यय है, ठीक है। और यहाँ पर ब क्या है, उपसर्ग हो गया, बे हो गया उपसर्ग, ठीक है, नी हो गया, बे हो गया, और यहाँ पर क्या नाम बोलते हैं, आकंठ हो गया, ठीक है ना, आजीवन, आमरण, आजन्म, है ना, आजीवन मतलब मैं आजीवन माता पिता की सेवा करूंगा, ऐसे बोला है ना, मैं आजीवन आपका भक्ति करूंगा, हे भगवान मैं आजीवन आपकी भक्ति करूंगा। तो आजीवन जो शब्द है मतलब जीवन भर, क्या है, जीवन भर, ये इसका समास विग्रह हो गया, और ये हो गया समस्त। ये जो समास विग्रह से समस्त पद बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसको कहते हैं समास। जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो समस्त पद बनता है, जो पूरी प्रोसेस हुई है, पूरी प्रक्रिया हुई है, उसको कहते हैं हम समास, ठीक है। ये था हमारा अविभाव समास। आज हम इतना ही करेंगे। अगला जो तत्पुरुष समास होगा और उससे आगे के जितने भी भाग होंगे, डेली एक वीडियो के माध्यम से हम अलग अलग 2 पार्ट समझेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 1-2 वीडियो में और पूरा हो जाएगा। हिंदी ग्रामर के संबंध में आप लोग जो है अपने चैनल एजुकेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास के साथ। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।